हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, ताकि मोटिवेटेड मैं भी रहूँ। रेगुलरली आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लेके आ रही हूँ। ऑलरेडी हम 1120 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 1121 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी ये सीरीज चल रही है और आप लोग प्यार दे रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड ये जो है क्वेश्चंस, आपको हर तरह के क्वेश्चंस मैं रेगुलरली करवाऊंगी। 12:30 जो है वीडियो आती है। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो डियर कैंडिडेट्स, ये आपके पास बहुत कम टाइम है। अब 3 महीने का टाइम है। गायब हो जाओ और पढ़ो, ओनली पढ़ो, बिकॉज आरआरबी का पेपर विद इन 3 मंथ्स आपका हो जाएगा। 2 बैचेस हैं आरआरबी के लिए, एक है 1499 का बैच और एक है 2499 का बैच डियर कैंडिडेट्स। तो ये जो बैचेस हैं, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स करवाऊंगी, प्लस एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। ये 1500 का बैच फुल फ्लेज्ड लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। और अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको ये नहीं पता कि इंपॉर्टेंट क्या करें, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 2499 का बैच उन बच्चों के लिए है जिनको स्टार्टिंग से पढ़ना है। तो 3 मंथ्स है हमारे पास, हम फुल सिलेबस प्रॉपरली स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले बेसिक करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी हम स्टार्ट करने वाले हैं। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हमारे पास, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। तो मेन ये 2499 का बैच ये रहेगा कि आपका बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। एंड दोनों ही बैचेस डियर कैंडिडेट्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे। आपको लाइव भी मिलेगा एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। तो आप कोई भी बैच इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही 3 मंथ्स के बैच है विदाउट एनी डिले। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन। सो अगर किसी पेशेंट की कार्डियक कैथेटराइजेशन हुई है, तो कार्डियक कैथेटराइजेशन हम कैसे करते हैं? कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इंसर्शन ऑफ द कैथेटर, ठीक है ना। क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं कैथेटर का। कहाँ पे इंसर्शन करते हैं? इनटू द चैम्बर, अगर आपको चैम्बर चेक करना है, और इन द वेसल ऑफ द हार्ट, ठीक है, वेसल ऑफ द हार्ट में। तो कह रहा है कि क्या नर्सिंग इंटरवेंशन कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के बाद आपकी प्रायोरिटी में रहेगी। ऑप्शंस देखो, प्रोवाइड हाइड्रेशन, मॉनिटर साइट फॉर ब्लीडिंग, चेक फॉर गैग रिफ्लेक्स, मॉनिटर एंटीबायोटिक्स एज ऑर्डर। सो ऑब्वियसली अगर कार्डियक कैथेटराइजेशन हुई है तो मॉनिटर करना है साइट ऑफ ब्लीडिंग को, बिकॉज जहां से आप कैथेटर इंसर्ट करते हो वहां पे पेशेंट को क्या होने के चांसेस है, हेमेटोमा होने के चांसेस है, ब्लीडिंग होने के चांसेस है। सो प्रायोरिटी आपकी क्या रहती है आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन इज अ मॉनिटरिंग साइट फॉर ब्लीडिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज नॉट सीन इन प्रिवेंटिंग प्रेशर इंजरी। तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी हम प्रेशर इंजरी, जो आपने पढ़े हैं बेड सोर, जो कि सर्कुलेशन इंपेयरमेंट की वजह से होते हैं, प्रेशर अल्सर्स, उनको प्रिवेंट करने के लिए आप नहीं यूज करते, कौन सी स्ट्रेटजी? तो ऑप्शंस है, promote rubbing and massaging the bony prominences, maintain patient nutrition and hydration, maintain good skin hygiene, prevent shear infection. So obviously जब भी what is pressure ulcer, कि जब फॉर एग्जाम्पल आपके बोनी एरियाज है, ठीक है, जो आपकी एल्बो हो गई, जो आपका नी हो गया, एंकल हो गया, ऑसिपुट एरिया हो गया हेड का, ठीक है, आपके स्कैपुलाज हो गए, जब पेशेंट बहुत लंबे समय से बेड रिडन रहता है तो वहां पे सर्कुलेशन, अब उन एरियाज पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर पड़ने की वजह से वहां की जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है। सो उनमें कभी भी आपको रबिंग, मसाजिंग एंड बोनी प्रोमिसेंस पे प्रमोट नहीं करनी होती, क्योंकि उससे क्या होगा, और ज्यादा विग्रस होने का सिचुएशन का डर रहता है, ठीक है। अगर आप वहां पे मसाज करोगे, रबिंग करोगे, तो वहां पे और सर्कुलेशन इंपेयरमेंट होगी, और जो वो प्रेशर अल्सर हो रहा है, प्रेशर इंजरी हो रही है, वो और ज्यादा वर्जन अप हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी कभी यूज नहीं करते, बट ये तीनों स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं। गुड हाइजीन रखते हैं,
ठीक है, शियर, इन्फेक्शन, फ्रिक्शन नहीं होने देते, और पेशेंट का न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलो। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी, तो एपिलेप्सी का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या रहता है? टू प्रोटेक्ट द पेशेंट, टू क्लीन द एयरवे, टू प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट, टू गिव मेडिकेशन। सो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया था कि अगर किसी को कन्वर्जन्स है, अगर किसी को सीजर्स है, तो आपका हमेशा फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा कि पेशेंट को आपको इंजरी से प्रिवेंट करना है, उसके बाद एयरवे आएगा, ठीक है ना। एयरवे हमेशा आफ्टर कन्वल्जन, आफ्टर सीजर्स, आफ्टर एपिलेप्सी के एपिसोड के बाद आपका एयरवे रहता है। अदरवाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब उसको कन्वल्जन हो रहे हैं, फिट्स हो रहे हैं, तो आपको पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना होता है। नेक्स्ट है, फॉर द पेशेंट विद स्ट्रोक विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर द क्लाइंट इज फीड। सो अगर किसी स्ट्रोक वाले पेशेंट को आप फीडिंग करवाने जा रहे हो, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फीडिंग कराने से पहले क्या रहेगा? सो ऑप्शंस हैं, द गैग रिफ्लक्स रिटर्न, स्पीच रिटर्न द नॉर्मल, क्रेनियल नर्व कॉर्ड इन 7th आर इंटैक्ट, द क्लाइंट स्वेलो स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर विदाउट कफिंग। सो ऑब्वियसली अगर आप फीड कराने जा रहे हो तो आपको गैग रिफ्लक्स का बहुत ध्यान रखना होता है इन द स्ट्रोक पेशेंट, कि जो उसका गैग रिफ्लक्स है वो इंटैक्ट है कि नहीं। अदरवाइज अगर नहीं हुआ और आपने फीड करा दिया पेशेंट को, देन पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक वाले पेशेंट का क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसे फीड करा रहे हो, कि आप चेक करो पेशेंट का गैग रिफ्लक्स है कि नहीं है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट इज डिसओरिएंटेड एंड एक्टिवली साइकोटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लान फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन। तो एक हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट जो है वो डिसओरिएंटेड है, मतलब कंफ्यूज्ड है, ओरिएंटेशन नहीं है उसकी, और बहुत साइकोटिक पेशेंट है, एक्टिवली साइकोटिक है, ठीक है, मेंटल इलनेस है। तो इनमें से कौन सा प्लान जो है आप नर्सिंग इंटरवेंशन में ऐड करोगे? Request the patient interact with peer, encouraging the patient to participate in unit program, reality orientation, involvement in the meliotherapy। So अगर आपको कभी भी कोई भी पेशेंट मिलता है जो कि सबसे पहले डिसओरिएंटेड होता है, तो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी हमेशा यही रहता है कि आप पेशेंट को रियलिटी ओरिएंटेशन कराओ। पहले ही इसे यहाँ पे लिखा हुआ था, तो पेशेंट सबसे पहले तो ओरिएंटेड होना चाहिए टुवर्ड टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है आप लोगों के लिए कि रियलिटी ओरिएंटेशन कराई जाए पेशेंट को सबसे पहले, उसके बाद हम उसकी सेकंड प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। क्लियर? अगर पेशेंट डिसओरिएंटेड है तो उसको ओरिएंट कराओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का क्लियर कर दूं। सो ये है आप लोगों के बैचेस, एक है 1500 का बैच और एक है 2499 का बैच। दोनों ही बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड 3 मंथ्स के बैचेस हैं। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये जो बैच है ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, ठीक है, उनको ये नहीं पता कि हम किन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करें। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और ये जो बैच रहने वाला है ये उन बच्चों का है जिनको जीरो से पढ़ना है, फ्रॉम बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। सबसे पहले बेसिक करेंगे, फिर थ्योरी, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो, मेरे से बात करके अपने डाउट्स क्लियर करके विदाउट एनी डिले। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, और अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये ना हो कि आप एंड में बैचेस ज्वाइन करो और ईएसआईसी वाला जैसा हो आप लोगों के साथ कि एंड में आए हो, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इतनी ज़्यादा जल्दी है सिलेबस कंप्लीट करने की कि आप में एमसीक्यूज ही नहीं प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। तो की पॉइंट रहता है एंड में जाके आपके पास 15 से 20 डेज हो जिसमें आप कोई ना कोई एमसीक्यू की बुक बाय करके पढ़ सको। नेक्स्ट है, 28 years old male patient is admitted the hospital for the suspected brain tumor. While assessing this patient, nurse would keep in mind that the most reliable index of cerebral status is, so 28 years old male patient है, suspected brain tumor है, उसके admit हुआ है। तो आप जब patient का सेरिब्रल स्टेटस चेक करोगे तो उसके लिए आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलायबल इंडेक्स किसको यूज़ करोगे? प्यूपल रिस्पॉन्स, टेंडन डीप रिफ्लक्स, मसल स्ट्रेंथ या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो इट्स ऑलवेज अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आपको किसी का भी सेरिब्रल स्टेटस बच्चे चेक करना है तो ऑलवेज गो फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है आपको बता देगी कि पेशेंट का सेरिब्रल स्टेटस कैसा चल रहा है, पेशेंट कोमा में तो नहीं जा रहा, पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं हो रहा, पेशेंट डिसओरिएंटेड तो नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल इंडेक्स रहता है
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी का ब्लड प्रेशर चेक करना है, ठीक है, तो आप फेनोगैलोमीटर से चेक करोगे और ब्लड प्रेशर आपको बता देगा कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक है या फिर हाइपरवोलेमिक है। सो अगर आपको किसी को हाइपोवोलेमिक एंड हाइपरवोलेमिक चेक करना है तो आप क्या रिलायबल इंडेक्स चेक करोगे, उसकी पल्स रेट और उसका बीपी। ऐसे ही सेरिब्रल अगर किसी का स्टेटस चेक करना है तो सबसे पहले लेता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके बाद जीसीएस स्कोर, ठीक है, ग्लासको कॉमा स्कोर। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्लूड। सो मेडिकल मैनेजमेंट क्या रहती है इंक्रीज आईसीपी के लिए? administer mannitol, administer half strength saline, administer plasma volume expander, reduce number of breaths in the ventilator. So always ICP increase के लिए drug fluid of choice, इसको लिख लेना यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है fluid of choice for increase ICP, तो वहाँ पे RL, NS, DNS लिखा हुआ और mannitol लिखा हुआ है। तो mannitol जो है fluid of choice होता है, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है जो कि ICP इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट है when the patient in a liver failure which of the following behavior change is most important assessment to report। तो अगर किसी पेशेंट का लीवर फेलियर है तो इनमें से मोस्ट असेसमेंट क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट असेसमेंट क्या रहेगी जो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करनी है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लेथार्जिक, फटीग एंड नॉजिया। तो आई बेट यू कि बहुत से बच्चों ने इसका जो ऑप्शन है वो गलत करेक्ट किया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जो लीवर फेलियर वाला पेशेंट होता है इसमें अमोनिया का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और वो अमोनिया चले जाती है ब्रेन में और वो क्या करती है हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी। और वो हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी क्या करती है? पेशेंट को लेथार्जिक, लेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस करवाती है। तो यहाँ पे लेथार्जिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट रहेगी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट के ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, अमोनिया ब्रेन में भी इकट्ठा हो रहा है। ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ना फटीग, ना नॉजिया। सो नॉजिया जो है ये हम कर सकते हैं किडनी फेलियर में, ठीक है। जो फटीग है ये तो एनीमिया का साइन है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। क्लियर? नेक्स्ट है which of the following is an appropriate nursing action when caring a patient who has a radium implant for cancer of cervix। तो appropriate nursing action क्या रहेगा उस पेशेंट के लिए जिसको रेडियम इम्प्लांट डला है फॉर द कैंसर ऑफ cervix? restrict the visitor to 10 minutes stay, store urine in a lead containing apron, wear a lead apron when giving care, none of the above। so obviously हमेशा वियर करना है लेड एप्रन जब आप पेशेंट को केयर दे रहे हो, क्योंकि रेडियम जो है वो हेल्दी पर्सन के लिए ठीक नहीं होता, उसकी बॉडी पे साइड इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है इन साइकोटिक सोमैटिक डिसऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉज फिजिकल सिम्टम। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में इनमें से कौन सा फैक्टर जो है फिजिकल सिम्टम्स क्रिएट करता है? साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन फटाफट से आ जाएगा। जेनेटिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में फिजिकल सिम्टम कौन सा फैक्टर कराता है? क्लियर ना? जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, मोस्टली बच्चों का ठीक था, एक दो बच्चों का गलत था। तो देखो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अकॉर्डिंग 45 से 44 ईयर्स की एज में मैमोग्राफी वंस इन ईयर करानी होती है, ठीक है। ईयर में एक बार आपको करानी ही होती है रेगुलरली। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं, डिटेल्ड में हर एक चीज़ को पढ़ना है मेरे साथ, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही कोई भी बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं। एक ये बैच है और एक है 2499 का बैच। ये है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच और ये है आपका फुल थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी करना चाहते हैं प्रॉपरली तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरी आपकी की टू सक्सेस बोल सकते हैं है, क्योंकि आजकल के पेपरों में थ्योरी ऐसे पूछी जाती है कि आपके रूट्स हम चेक करें कि कैसे हैं। अगर आपको ज्वाइन ही करना है तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30।